सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी और पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और इसी में से आप सभी के प्रश्न आएंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 100% कन्फर्म के साथ मैं कह रही हूँ कि इसमें से अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आप 18 नंबर या आप कह सकते हो जो 18 क्वेश्चन है उसको पूरा करके आएंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है कि आज साइंस का, मैथ का, सामाजिक अध्ययन का पेपर आया था और हो भी गया और कल पेपर है इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का पूरा सिलेबस मैं अभी आप सभी को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, और सुबह तक इंग्लिश का मैं क्लासेस आप सभी को फुल सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए और बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आप इसको पढ़ लेते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, समास विग्रह, सबसे पहले तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए समास क्या होता है, उसके बाद से हम जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समास का जो अर्थ होता है कि दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही क्या कहलाता है, समास। यानी जब हम एक शब्द को और फिर एक दूसरे शब्द को आपस में उसको मिला देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, रोग से पीड़ित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोग एक शब्द है, पीड़ित भी एक शब्द है, तो क्या हुआ, ये आपका यह एक शब्द में हो गया। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, विद्यालय, तो ये सभी क्या है, समास है। तो समास का मतलब आप सभी को पता लग गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने जान लिया कि समास क्या होता है। अब हम जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कहेंगे कि समास होने के बाद यानी परस्पर मिले हुए पद। जी हाँ फ्रेंड्स, जो समास होते हैं जब उन पदों को मिलाया जाता है तो उन्हें हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि समासिक पद किसे कहते हैं। तो जब जो समास होते हैं जब उनके पद को मिलाते हैं तो उन्हें समासिक पद या समस्त पद कहते हैं और समासिक पदों को अलग अलग करने को ही हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया। देखिए एक बार और बता देती हूँ अच्छे से, समास से टॉपिक आप कह सकते हो इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समास की परिभाषा क्या होती है। तो समास का जो सिंपल अर्थ हो जाता है कि जब एक या दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जब उसके यानी आप कह सकते हो कि जब पदों को मिलाया जाता है, जो भी समास के पद होते हैं उनको आपस में मिलाया जाता है तो उनको समासिक पद कहते हैं। और जब समासिक पद को अलग अलग किया जाता है तो इस अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेघनाद का विग्रह हुआ। तो मेघनाद का अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मेघ के समान नाद है जिसका, यानी यहाँ पर तो एक शब्द में है, यानी यह एक समास है, समासिक पद है। लेकिन इसका जब आप विग्रह करते हो, इसको थोड़ा तोड़ते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेघ के समान नाद है जिसका। ठीक है, यानी प्रत्यय और उपसर्ग की भांति रचना का भी क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये याद रख लेना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर द्विगु समास से, द्वंद्व समास से और बहुब्रीहि समास से पूछा जाता है। ये तीनों जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अव्ययी भाव से कभी कभी पूछता है, लेकिन चांसेस जो ज़्यादा होते हैं समास के, द्विगु समास का पूछ लेता है, द्वंद्व समास का पूछ लेता है और बहुब्रीहि समास का पूछता है। तो फ्रेंड्स द्विगु समास जो होता है जिसमें शुरुआत में अंक नंबर आते हैं, जैसे चौराहा, तो चार राहों का समूह। द्वंद्व समास में जिसमें योजक का चिन्ह आता है, जैसे माता पिता, खाना पीना,
ठीक है। बहुब्रीहि समाज, जिसमें आप बहुब्रीहि समाज में याद कर लीजिएगा कि इसमें हमेशा देवताओं की उपमा दी जाती है, नीला है कंठ जिसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, यानी किसी तीसरे के बारे में बात कही जाती है, वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो फ्रेंड्स नीला है कंठ जिसका, यानी किसी दूसरे पर्सन की बात कही जा रही है। यहाँ पे दोनों पद क्या है, अप्रधान है, क्योंकि तीसरा पद है वो क्या है, प्रधान है, यानी तीसरे की उपमा दी जा रही है कि नीला है कंठ जिसका, वो क्या है, तो शिव। तो ये क्लियर हो गया समाज से। चलिए भूतकाल और भविष्यकाल से आप देख सकते हो कि हर बारी आता है। तो भूतकाल एवं भविष्यकाल में उदाहरण सहित, देखिए भूतकाल को हम इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे पास्ट और भविष्यकाल को कहते हैं फ्यूचर। तो भूतकाल एवं भविष्यकाल में अंतर सहित हम जानेंगे। भूत का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए किया जाता है जो आज से पूर्व हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद प्रयोग भूतकाल में होने वाले किसी भी कार्य को बताने के लिए होता है, जैसे राम घर गया। भविष्यकाल आप सभी को पता है कि जब हम बाद के लिए कहते हैं, उसी की जैसे कि हम बाद में घर जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, भविष्य। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए समास हमने जाना, अब हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है और उदाहरण सहित जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए जो सर्वनाम शब्द है ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, एक तो सर्व है, दूसरा नाम है। सर्व का अर्थ होता है सब या सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा, यानी इस प्रकार के वे शब्द जो संज्ञाओं के बदले पर संबंध के साथ, यानी उसी पे आधारित या पूर्वा पर उसी के संबंध में प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम दशरथ का पुत्र है, वह महान धर्म को जानते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राम दशरथ का पुत्र है, राम महान धर्म को जानते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम राम जो आपका नाउन है, जो संज्ञा है, इसका यूज न करके हमने किसका यूज किया, तो सर्वनाम, यानी वह यह वे हम, ये सभी क्या है, तो सर्वनाम है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स छात्रों में उच्चारण संबंधी दो सुधार उपाय आप कह सकते हो कि पहला जो छोटा ई होता है, इसको मतलब छोटे ई और बड़े ई के बारे में उनको बताया जाए, ठीक है। छोटे ई को हम पढ़ते हैं ई और बड़े ई को हम पढ़ते हैं ई, यानी बहुत ही मतलब जो आपका ई बोलने का जो तरीका है थोड़े देर तक होता है, यानी जैसे पुलुप्त स्वर होता है और ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो ह्रस्व स्वर होता है हम उसको बहुत ही जल्दी से बोलते हैं, लेकिन जो पुलुप्त स्वर होता है थोड़े टाइम तक बोलते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, यानी पुलुप्त स्वर। तो यहाँ पे बड़ी ई और छोटी ई में उनका बहुत ज़्यादा दोष पाया जाता है, तो इस दोष को दूर करना, ऊ और बड़ी ऊ को बोलने में भी, उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा दोष होता है। तो इन सभी जो भी दोष है इनका उपाय ढूंढना। देखिए विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विराम चिन्ह यानी सबसे पहले तो पूर्ण विराम, जो कि आप सभी को पता ही है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, तो फ्रेंड्स अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है, एक बिंदु होता है, ऊपर नीचे कॉमा होता है। प्रश्नवाचक कैसे होता है, तो इस प्रकार होता है। बीच में आदि बोधक या संबोधक बोधक कैसे होता है, तो इस प्रकार होता है। निर्देशक इस तरीके से होता है, योजक थोड़ा छोटा होता है निर्देशक से। कोष्टक इस प्रकार से होता है। अवतरण या उद्धरण जिसे हम डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। विरण चिन्ह जो कि हम किसी भी बारे में जो विरण देते हैं तो हम चिन्ह का हमेशा यूज करते हैं। हंस पद जब कुछ छूट जाता है तो हम इसका यूज करते हैं। तो ये विराम से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण में मौन वाचन पे महत्व डालिए। मौन वाचन से आप क्या समझते हो, चूंकि आप सभी को हमने बताया भी था, मौन वाचन का जो मतलब ही हो जाता है कि बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी भी पाठ को बिना आवाज बिना ध्वनि किए आप जब उसको पढ़ रहे हो तो उसी को हम मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के क्या महत्व है, तो फ्रेंड्स मौन वाचन के बहुत ही ज़्यादा महत्व
महत्व होते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे को मतलब कह सकते हो कि उनको परेशान नहीं करेंगे, या जब अवकाश रहेगा या आप कहीं पे बैठे हैं तो आप उस टाइम का यूज कर सकते हैं और कुछ भी मन में पढ़ सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा और उच्च क्लास में मौन वाचन की शिक्षा दी जाती है। तो ये हो गया मौन वाचन और मौन वाचन के महत्व। ठीक है, तो इसके बारे में इतना दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में इतना जानकारी देना अच्छा होगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है हमने आप सभी को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणतंत्र दिवस लेखन एवं पाठन क्षमता का विकास, पुस्तकालय खेल कूद की उपयोगिता, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस के बारे में इतनी सारी जानकारी। पुस्तकालय के बारे में आप जानकारी दे सकते हो, पुस्तकालय क्या होता है। हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के बारे में आप जानकारी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कहानी क्या है, कहानी का महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कहानी का एक आप कह सकते हो कि ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। कहानी का एक व्यक्ति के लिए या एक बालक के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। कहानी के माध्यम से वो किसी भी टॉपिक को या किसी भी बात को या किसी भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है उसको बहुत ही आसानी से समझ सकता है। अगर आप किताबी लैंग्वेज में उनको समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप कहानी, क्योंकि कहानी क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी उनके दैनिक जीवन में जो कुछ भी उनके साथ होता है, उसी प्रकार से कहानी में जीवन चित्रण यानी एक बालक या मनुष्य में या जो कुछ भी होता है कहानी में वैसा ही बताया जाता है, जिससे कहानी से लगाव हो जाता है। हम अपने आप को रख कर उस पर सोचने लगते हैं, इसलिए कहानी याद हो जाता है। और जब आपको कहानी याद हो जाता है तो 100% तय है कि वो एक अस्थायी स्मृति हो जाता है, यानी वह कभी भुलाया नहीं जाता। तो कहानी का महत्व आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में ये स्टेटमेंट पूछ दे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन की किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार बस आप याद कर सकते हो, इन्होंने बोला था कि जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य है। तो मुंशी प्रेमचंद, एक अंश या एक मनोभाव, ये दो वर्ड याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, रायबर्न ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। तो फ्रेंड्स, रायबर्न प्लस अच्छा कहानी सुनाने वाला। ठीक है, हमने जाना मुंशी प्रेमचंद एक अंश एक मनोभाव, तो रायबर्न प्लस अच्छा कहानी सुनाने वाला। कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिता है, अभी हमने आप सभी को बताया। कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, चूंकि अभी मैंने आप सभी को बताया, तो इस पे हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां, इसको आप याद कर लीजिएगा। कहानी शिक्षण की जो विधियां है, वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। देखिए फ्रेंड्स, वार्तालाप विधि क्या होता है, तो वार्तालाप विधि सबसे पहले तो सर्वप्रथम बच्चों से जो भी पशु पक्षियों एवं रोचक पात्रों के बारे में छोटी सी सरल कहानीकार या मनोरंजक कहानियां सुनाई जाती है। फिर उनसे मिलती जुलती शब्दों को कहने के लिए मतलब कहा जाता है बच्चों से। तो ये क्या होता है, वार्तालाप विधि। फिर से एक बार कह दे रही हूँ, वार्तालाप विधि क्या होता है, तो इसमें जो शिक्षक होता है सबसे पहले किसी छोटी कहानी को, किसी छोटे लोक कथाएं को, किसी आप कह सकते हो मनोरंजक कहानी को लेता है। ठीक है, उनको बताता है, फिर उनसे कहता है कि आप इस कहानी से रिलेटेड 1 से 2 शब्द बताइए। देखिए, चित्र विधि क्या होता है, तो चित्र विधि का जो हो जाता है कि सबसे पहले तो
चित्र दिखाया जाता है और उसके बाद से उनको बताया जाता है कि ये है क्या। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है। तो इस विधि द्वारा अध्यापक बच्चों को कहानी, शिक्षण, लोक कथा तथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकते हैं। और सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाई जाए, उसके बाद खुद कहा जाए कि आप इसके बारे में बताइए। कहानी कथन विधि क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए हमने 4 कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं, तो हमने वार्तालाप जाना, चित्र विधि जाना, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। कहानी कथन विधि क्या है, तो इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए और पुनः यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। तो इस प्रकार का हमने जाना कि कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं। तो याद फिर से कह दे रही हूँ, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि एक अच्छी कहानी की विशेषताएं क्या है। तो शीर्षक होना चाहिए, कथानक होना चाहिए, यानी शीर्षक में आप कह सकते हो कि जो कहानी है वो स्पष्ट होना चाहिए और कथानक में जो कहानी है वो बहुत ही छोटी, सरल व स्पष्ट एवं गतिशीलता व क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, और कथा वस्तु विद्यार्थियों को स्तर यानी जो भी कहानी है वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। तो ये कहानी के उद्देश्य दिया है। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि देखिए पात्र भी होना चाहिए, कथोपकथन भी होना चाहिए, भाषा शैली भी होना चाहिए और उद्देश्य भी होना चाहिए। तो कहानी से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए लोक कथा क्या होता है, तो फ्रेंड्स लोक कथा जो होता है अक्सर किसी साधारण या राजघराने की साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। यानी जो लोक कथा होती है वो किसी भी साधारण घर, किसी भी राजघराने के एक साहसिक यानी कोई अगर साहसी व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा मतलब आदर्श पूर्वक या जो उसका चरित्र है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो उसके प्रति जब कहानी सुनाया जाता है तो वो किस कथा के अंतर्गत आता है, तो लोक कथा के अंतर्गत आता है। तो बस इसमें आप याद रख लीजिएगा, उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि महाराणा प्रताप, विवेकानंद। तो ये सभी क्या है, जब हम इनके बारे में सुनते हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गए, तो जब हम कहानी सुनते हैं तो उनके चरित्र के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यानी उनका चरित्र कैसा था, हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। तो यह क्या है, एक तरीके से लोक कथा है ताकि दूसरे को प्रेरित किया जा सके इनका उदाहरण देकर। तो ये लोक कथा होता है। आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा। परिवेश अध्ययन क्या होता है, तो फ्रेंड्स परिवेश मतलब क्या होता है कि जिस आप वातावरण में रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, जिस परिवेश में आपका पठन पाठन होता है, आप आप कह सकते हो जहाँ रहते हो, जहाँ पर पढ़ते हो, वही क्या है, परिवेश अध्ययन है। यानी बच्चा जन्म लेते ही परिवेश से अब क्रिया शुरू कर देता है और इस पारंपरिक क्रिया से अनुभव प्राप्त करते हुए उसके फलस्वरूप वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इसको भी आसानी के साथ कर सकते हो आप। देखिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार कर सकता है। यानी लिखित अभिव्यक्ति नहीं, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब आप कह सकते हो कि मुख से बोलकर जो शिक्षा दी जाती है उसे ही हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो भी अपना शिक्षक जो कुछ भी अपना पॉइंट रखता है, ठीक है, उसे ही हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए शिक्षक बच्चों से निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करें। आपके यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं ताकि उनका मौखिक विकास हो के यानी जितने भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। उच्चारण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रेंड्स उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। अगर उच्चारण गलत रहेगा तो जो लेखन है वो भी गलत होगा। उच्चारण के उद्देश्य पर इस प्रकार है, यानी गद्य एवं पद्य के अंशों को हाव भाव, लय,
एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना। शुद्ध सरल स्पष्ट और प्रभावशाली शैली में भावों विचारों एवं अनुभूतियों का अभिव्यक्ति करना। तो ये क्या है, आपका उच्चारण के उद्देश्य है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि उच्चारण का महत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस पे भोलानाथ तिवारी ने अपना स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि उच्चारण का महत्व क्या होता है। इस पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। देखिए जो भोलानाथ तिवारी जी हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन्होंने बोला कि जो भी एक लैंग्वेज होता है, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जो भी उच्चारण होता है, ठीक है, जो भी उसके फैक्ट होते हैं, जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो जो भी उसमें ध्वनि है, जो भी उसमें प्रतीक है, एक संरचनात्मक व्यवस्था है। इसके बारे में हर एक समाज विशेष के लोग को आपस में विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, तो उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जब हम विचारकों को ध्वन्यात्मक मतलब होता है ध्यान, या हम ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं, ठीक है, तो अपने होठों पर लाते हैं, तभी वो अपने भाव के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। तो इस तरीके से ये उच्चारण का महत्व हो जाता है। उच्चारण के दोष, जो कि अभी हमने बोला कि ध्वनि के उच्चारण के स्थानों पर अपूर्ण ज्ञान की वजह से, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, शारीरिक विकार की वजह से भी गलत उच्चारित जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, परिवार में अशुद्ध उच्चारण के बाल घात से अपरिचित होना, ठीक है, गति का ज्ञान न देना। तो ये पूरा हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि गद्य एवं पद्य में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, गद्य यानी जो होता है वो आपका निबंध हो जाता है, पाठ हो जाता है। पद्य क्या होता है, तो जो भी कविता होती है वो क्या होता है, पद्य होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है कि ये भी याद रख लीजिएगा कि जो पद्य होता है इसमें छंद होता है, और जो गद्य होता है इसमें कोई भी छंद नहीं होता है। जो पद्य होता है इसमें लय होता है, जो गद्य होता है इसमें लय नहीं होता है। ठीक है, जो गद्य होता है इसमें विराम चिन्ह की भूमिका निभाई जाती है, लेकिन जो पद्य होता है इसमें विराम चिन्ह की भूमिका नहीं निभाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। यानी प्राथमिक लेवल पर कविता शिक्षण का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या एम्स होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा कि शब्दों को स्पष्ट व मानक उच्चारण के लिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण दी जाती है। भावना अनुकूल वाचन, गति एवं प्रवाह के साथ साथ वाचन की योग्यताएं, छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना। तो ये सभी क्या है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य है। देखिए अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो जो नाशवान ना हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। देखिए क्षर का अर्थ होता है नाश होना, और उसमें अ जब जुड़ जाता है यानी अ मतलब नहीं, यानी नाश नहीं होना। स्वर और व्यंजन क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमको पता है स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो फ्रेंड्स हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण है 44 है। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों की दूरी जो है 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो सेम वही इंच की दूरी होनी चाहिए और 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए पुस्तक को, अपने को, मतलब जो भी आपने पुस्तक पकड़ा है अपने हाथ में, ठीक है, उसको 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न है स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि किसी भी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ भी मौलिक ढंग से सोचते हैं, यानी जो भी आपका थॉट होता है, जो भी आपका विचार होता है, आप किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हो, तो यही क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के क्या महत्व है, तो फ्रेंड्स मौखिक अभिव्यक्ति का जो होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक
मौखिक भाषा में ही किया जाता है। यानी जो भी आपका मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी आप किसी दूसरे को कह कर बताते हो। मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। अपने विचारों द्वारा समक्ष प्रकट करना, दूसरे के विचार सुनकर अपने मनोभाव का समझाना तथा वांछित भाव यानी अच्छा भाव को ग्रहण करना। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा शिक्षा आरंभ होती है, क्योंकि जो सबसे पहले शिक्षक आता है तो सबसे पहले तो पाठ पढ़ाता है, कौन सा चैप्टर इसके बारे में बताता है, फिर उस अगला जो आपका प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए, और 2017 और 2015 के पूछे हुए प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसको आप याद कर लीजिएगा, जिनका नाम है लेम्बार्न। लेम्बार्न जी बोलते हैं कि जो शिक्षण पद्धति है वो मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, न कि लिखित रूप से। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन है, तो चित्र पाठन, कहानी पाठन, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण, वाद विवाद। तो इनके माध्यम से हम कहानी जो भी है उसको हम जो भी बच्चे हैं मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो चित्र के द्वारा, कहानी पाठ के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा और अभिनय के द्वारा। लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, तो फ्रेंड्स मानवीय विचारों को अभिव्यक्ति अस्थायी रहे, ठीक है, तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बस 2 लाइन आप सभी को याद रखना है कि लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स लिखित अभिव्यक्ति का जो स्थान है बहुत ही ज्यादा अत्यधिक इसका स्थान है, ठीक है। ये लिखित व्यक्ति ऐसा है कि आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति यानी जो भी एक व्यक्ति का विचार है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी अध्ययन कर सकता है, इसलिए इसे लिखित अभिव्यक्ति या आप कह सकते हो जो लिखित अभिव्यक्ति होता है वो अस्थायी रहता है। शब्द की परिभाषा लिखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को ही शब्द कहते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अक्षर जब मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। जिस तरीके से हमने समास जाना था, ठीक है, जब 2 शब्द मिलते हैं तो समास बनते हैं। जब जो समास बनते हैं, जो समास के पद होते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो समासिक पद कहलाते हैं। जब समासिक पद को अलग अलग तोड़ते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि शब्द के भेद बताइए। तो फ्रेंड्स शब्द के जो होते हैं 2 भेद होते हैं, एक तो ध्वन्यात्मक होता है, दूसरा वर्णात्मक होता है। ध्वन्यात्मक क्या होता है, तो वे ध्वन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे और ना ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं, उसे ही हम ध्वन्यात्मक कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि किसी बुक में या चैप्टर में लिखा होता है ध्वन्यात्मक बिंदु, यानी ये आपको याद तो नहीं होगा लेकिन इसको आपको याद करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और वर्णात्मक शब्द जो पृथक पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप में सुनाई देते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्द क्या है, अधिक महत्व दिया जाता है। तो शब्द क्या है, तो शब्द जो है अक्षरों से मिलकर बना है। शब्द की कितने भाग हैं या कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, एक तो होता है ध्वन्यात्मक और दूसरा होता है यहाँ पर जो होता है वो होता है वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक क्या होता है, फिर से एक बार मैं आप सभी को रिपीट कर दे रही हूँ। ध्वन्यात्मक जो होता है वो होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो किसी भी बात को अगर स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता तो ध्वन्यात्मक होता है। वर्णात्मक क्या होता है, तो वर्णात्मक में सेम यही प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी इसमें जो भी बातें कही जाती है बहुत ही अच्छे से कही जाती है। देखिए अगला प्रश्न है कि समास के भेद बताइए। समास के कितने भेद है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 शब्दों के सम्मिलित से भी नए शब्दों की रचना की जाती है और इन शब्दों को ही समास कहते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें प्रथम शब्द गौड़ होता है। देखिए आप सभी का सवाल ये होता है कि प्रथम गौड़ का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पे गौड़ है ना, यहाँ पे जो गौड़ है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि गौड़ का मतलब क्या होता है, तो गौड़ का मतलब होता है अप्रधान। जिस तरीके से आपने प्रकृतिवाद पढ़ा था उसमें जो शिक्षक का स्थान था वो गौड़ था, क्योंकि जो रूसो था उसने स्टेटमेंट दिया था कि जो शिक्षक है वो पर्दे के पीछे है, यानी शिक्षक को प्रकृतिवाद में स्थान नहीं दिया जाता है, बालक पर केंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स उसमें भी गौड़ स्थान आपने देखा भी होगा कि उसमें लिखा था कि शिक्षक को गौड़ स्थान दिया जाता है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा गौड़ मतलब क्या होता है, तो अप्रधान।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे तत्पुरुष समास जो होता है, जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, वो क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, अप्रधान होता है, उसकी उतनी महत्वता नहीं होती है या फिर उससे कोई नया अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है। जी हाँ फ्रेंड, तत्पुरुष समास से हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। तत्पुरुष समास जो है इसमें प्रथम पद जो होता है वो अप्रधान होता है, लेकिन जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ये शब्द प्राय संज्ञा अथवा विशेषण होता है, जैसे कि आर्य पुत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम आर्य और पुत्र दो शब्द मिलकर बने हैं, स्वाधीन, प्रत्यार्पण, समर्पण, त्याग पत्र, स्वर्ग धर्म, नगरवासी, ब्रह्मानंद, आज्ञाकारी, सद्बुद्धि, कलाकार, संख्यावाचक, ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास की जो डिफिनीशन होती है कि इस समास में जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है कि जो इसमें उत्तर पद होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रधान होता है, और लेकिन पहला पद जो होता है वो विशेषण, दूसरे पद की संज्ञा या सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल नीला कमल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस नीला कमल के थ्रू मैं बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को बताने वाली हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसमें जो पहला पद होता है ये क्या होता है, प्रधान होता है। यानी जो यहाँ पे नील और कमल, यानी यहाँ पे जो नीला है या जो नील है ये क्या है, प्रधान है, क्योंकि कमल तो आप जानते ही हो, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो नील कमल बनता है। तो ये पहला पद क्या करता है, दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उसके बारे में प्रशंसा करता है, उसका संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो नील कमल यानी नीला है कमल। तो यहाँ पर क्या कि विशेषण क्या है, तो नीला, कमल क्या है, तो संज्ञा, यानी दूसरा पद जो होता है संज्ञा या सर्वनाम होता है। द्विगु समास क्या होता है, तो जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चौराहा, तिरंगा, त्रिभुवन, दोपहर, ये सभी क्या है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास क्या होता है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता, सुख दुख, ठीक है, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास के उच्चारण है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और द्विगु समास में पहला पद जो होता है उसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जल्दी डिस्कस करेंगे बहुब्रीहि समास। फ्रेंड्स अभी हमने आप सभी को उदाहरण के थ्रू बताया था, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है नीलकंठ, मैंने आप सभी को बताया था, नीला है कंठ जिसका, यानी किसी तीसरे पर्सन की उपमा दी जाती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता दी जाती है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। फ्रेंड्स हमने देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आप सभी को ये क्लियर कर लेना है। देखिए जो तत्पुरुष जो कर्मधारय समास होता है ना, वो क्या करता है, प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद के बारे में या जो भी संज्ञा और सर्वनाम होता है उनके बारे में वो क्या विशेषण बताता है। यानी नीला है कमल, यानी नीला जो कमल है वो क्या है, नीला है, यानी वो कमल क्या है, नीला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीला क्या है, प्रधान है, और कमल क्या है, संज्ञा है। उसी प्रकार से बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है कि इसमें जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है नीलकंठ, तो फ्रेंड्स नील और कंठ, क्या आप नीलकंठ, क्या आप कह रहे हो नीला है कंठ, क्या मतलब नीला है कंठ, क्या कंठ संज्ञा है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये संज्ञा नहीं है। यानी किसी तीसरे के लिए जब बात कही जाती है तो वहां पर कर्मधारय जो होता है, कर्मधारय या और अव्ययी भाव समास होता है। और जो कर्मधारय क्या होता है कि जो पहला पद प्रधान और दूसरा संज्ञा या सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण बताने वाला जो होता है वो पहला पद होता है, उसको हम कर्मधारय कहते हैं और जिसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा द्वितीय पद
शब्द जो होता है वो क्रिया का विशेषण होता है, जैसे वेधड़क। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो क्या है, आपका प्रधान है, या हमने वे धड़क जोड़ा भरपूर। तो फ्रेंड्स इसमें हमने भर को जोड़ा तो पुर बना, यानी भरपूर हमें लाभ मिला। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा। समास के बारे में आप सभी को पता ही चल गया। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से मिल गई है। देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य आप कह सकते हो कि एक ही प्रक्रिया की होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना की, जरूरी नहीं है कि आप इसे याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि जो गोदान है वो किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गोदान है वो प्रेमचंद की रचना है। क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 1-2 याद भी आप सभी को हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना विराम का जो अर्थ होता है रुकना और ठहरना, और मुझे पता है कि आप इसके बारे में आसानी के साथ लिख सकेंगे, और यही विराम चिन्ह के बारे में दिया है। देखिए प्रत्यय क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि ऐसे व्यवहारिक जीवन में अपने भाव को विचार करने वाले एक दूसरे सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का, जैसे कि दूध। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, देखिए सज प्लस आवट, तो यहाँ हमने जोड़ा आवट, तो हमारा क्या निकल कर आया, सजावट। मिल प्लस आवट मिलावट, दिख प्लस आवट दिखावट, बन प्लस वाई बनवाई। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समासिक पद किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया था, समासिक पद जो होता है जब समास के यानी आप कह सकते हो जब 1 या 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, समास बनता है। और जब समास के पद आपस में मिलते हैं तो समासिक पद कहलाता है, यानी समास और इक का प्रयोग होकर समासिक शब्द बना है। तो जिन 2 पदों में समास होता है वे समासिक पद कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है, वही ये क्वेश्चन रिपीट किया है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया। अव्ययी भाव जो समास होता है इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, भरपेट, यानी कभी भी अगर यथा आए, प्रति आए, भरपेट भर आए, तो आप समझ लीजिएगा कि यह किस समास की बात की जा रही है। तो पहले वाले यानी यथा, यानी आप कह सकते हो कि जो आपका पहला क्या है, तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो इस तरीके से हमने जाना। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका प्रश्न है कि कर्मधारय समास क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि जो कर्मधारय समास होता है इसमें प्रथम पद जो होता है वो अप्रधान होता है, गौड़ होता है। लेकिन जो द्वितीय होता है वो क्या होता है, यहाँ पे द्वितीय जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे प्रधान। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पीताम्बर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीला अंबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंबर की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही इस संज्ञा की विशेषण या विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये कर्मधारय समास। नील गगन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गगन की बात कही जा रही है, किसी दूसरे पर्सन की बात नहीं कही जा रही है। तो फ्रेंड्स गगन कैसा है, तो नीला है, यानी दूसरे पद की जब प्रधानता या आप कह सकते हो पहला पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो वह कर्मधारय समास हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चंद्रमुख यानी मुख कैसा है, तो चंद्र के समान है। महापुरुष यानी पुरुष कैसा है, तो महान है। ठीक है, लौह पुरुष यानी पुरुष की संज्ञा या विशेषण बताई जा रही है। लौह यानी लौह के समान, लौह के जैसा शक्तिशाली पुरुष को ही हम लौह पुरुष कहते हैं। तो आई होप कि कर्मधारय समास से रिलेट करके अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ
याद कर सकेंगे। इस समास में कभी कभी विशेष्य संज्ञा सर्वनाम पहले भी आ जाता है। घनश्याम घन के समान श्याम। तो फ्रेंड चरण कमल, कमल के समान चरण। देहलता, लता के समान चरित्र और मुख चंद्र। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये इजी है, आसानी से कर सकते हैं। द्विगु समास क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसमें प्रथम पद में संख्यावाची या आप कह सकते हो संख्यावाची जो विशेषण होते हैं और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है द्विगु समास की परिभाषा। तो फ्रेंड द्विगु समास आप कह सकते हो जो पहला पद होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे वो प्रधान होता है, लेकिन जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। तो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी संख्यावाची विशेषण देखिए पहले वाले शब्द में तो आप समझ लीजिएगा कि वह द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका द्विगु समास क्लियर हो गया होगा। देखिए चौराहा, तो पहले वाले वाक्य में आप देख सकते हो क्या है? तो चौ है और उसके बाद राह। यहाँ पे चौ जो है वो क्या है? संख्यावाची विशेषण है और राह की बात कही जा रही है यानी क्या है? संज्ञा है। तो जब जो प्रथम पद है यानी जो चौराहा जो संख्यावाची विशेषण है यह राह के बारे में बता रहे यानी चार राहों का समूह। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो फ्रेंड्स कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो यहाँ पे सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ज्योति है वो क्या कर रही है? यहाँ पे जो ज्योति जी है वो मतलब फॉर एग्जाम्पल वो किताब या बुक को पढ़ रही हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। तो ये इतना पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस क्रिया में वाक्य क्रिया का एक ही कर्म हो यानी ऐसा क्रिया जिसका एक ही कर्म हो उसे हम कर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया के दो कर्म हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से एक कर्मक क्रिया का डेफिनेशन हो गया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की अपेक्षा न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। शुभम हंसता है, पूनम रोती है। तो हंसना कोई काम नहीं है, रोना कोई काम नहीं है। ये हंसना रोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। विशेषण का अर्थ बताते हुए विशेषण के भेद बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए विशेषण तो आप सभी को पता है कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण यानी विशेषण कहते हैं यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कौन कौन से हो जाते हैं? तो आप इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। विशेषण के जो भेद हो जाते हैं गुणबोधक विशेषण, गुण संख्या परिणाम सर्वनामिक। तो गुण संख्या परिणाम सर्वनामिक क्या है? यह क्या है? विशेषण के भेद है। तो गुण संख्या परिणाम संख्या या गुणबोधक। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड वर्तमान काल के जो भेद हैं वो निम्नलिखित हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पॉइंट टू पॉइंट बस याद कर लीजिएगा। पूर्ण भूतकाल, आसन या तत्कालिक भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। भविष्यकाल के भेद को लिखिए। तो फ्रेंड सामान्य भविष्यकाल के बारे में लिख सकते हो कि जिस क्रिया से कार्य करने के समान रूप में भविष्य होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रीटा स्कूल जाएगी, ये किताब पढ़ेंगे, संदीप आज जाएगा। तो ये सभी क्या है? सामान्य भविष्य हो जाते हैं। उसके बाद देखिए संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए जल्दी डिस्कस करते हैं। देखिए वाचन क्या होता है, वाचन का क्या महत्व होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है। मौन वाचन के द्वारा हर व्यक्ति विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी किसी की भी लिखी हुई बात को अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। उसके बाद देखिए
में अवकाश के क्षणों का उपयोग करके सरलता से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि समवेत गायन भी वाचन के द्वारा संभव है और दूसरों को बहुत ही अब कह सकते हो अधिक प्रभावित करती है। वाचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक सस्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है, सस्वर वाचन जो कि बोल बोल के पढ़ा जाता है, मौन वाचन जो मन में पढ़ा जाता है। मौन वाचन की क्यों आवश्यकता है? हमने कई बार आप सभी को इस टॉपिक को डिस्कस किया है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ लिखते हुए कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यायवाची शब्द, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अग्नि का जो होता है, अग्नि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अग्नि का आप याद कर सकते हो, आग होता है, पावक होता है, अनल होता है, कृषाणु होता है, वही होता है दहन और ज्वाला। यानी आग, पावक, अनल, कृषाणु, वही, दास, ज्वाला, ये क्या है? अग्नि के पर्यायवाची है। और सुर के देखिए द्वितीय, धनुज, निशाचर, रजनीचर, दानव। देखिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगी, ठीक है? आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अश्व जो होता है, अश्व के बहुत सारे नाम हैं, घोड़ा, वजी है, संदैर्य, रविपुत्र, रविसूत। अमृत का क्या होता है? तो मधु, सुधा, सोम, पीयूष, अशुर, भोन, ससरीस, अमीर। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अमृत के क्या है अर्थ है? तो मधु, सुधा, सोम, पीयूष, सुर, भोन। ठीक है, आँख के बहुत ही ज़्यादा, और आई होप कि आपको याद भी होगा, यहाँ पे आँख के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आकाश के क्या क्या हो जाते हैं? तो आकाश के अंतरिक्ष, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, दो बार रिपीट कर दूंगी ताकि आसानी के साथ याद हो जाएगा आप सभी को। तो आकाश का क्या क्या होता है? तो अंतरिक्ष, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। इंद्र की का क्या क्या होता है? इंद्र का वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। तो इंद्र का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इंद्र को हम देवेंद्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो कि इसमें भी लास्ट में न और द्र आ रहा है। एक और है सुरेंद्र, इसमें भी न और द्र आ रहा है। तो आसानी के साथ याद हो जाएगा नरेंद्र और सुरेंद्र। ठीक है, देवेश, नरेंद्र, सुरेंद्र, देवेश और सुरपति, पुरंदर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, नरेंद्र, देवेंद्र, ठीक है, सुरपति और देवेश और पुरंदर, ये क्या है? तो इंद्र के पर्यायवाची है। कमल के क्या क्या पर्यायवाची हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स लास्ट में जो होता है, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, पुंडरिक, कुंज। ठीक है, तो पुंडरिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अरविंद भी महत्वपूर्ण है। तो आप याद कर सकते हो एक या दो। गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो सुरसरी, भागीरथी, जहानवी, मंदाकिनी, देवनदी। गणेश का क्या क्या हो जाता है? तो लंबोदर, गजानन, गणपति, भावनी, नंदन। गृह का क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स घर, गेह, सदन, गेह भी हो जाता है, ठीक है, गृह भी हो जाता है, धाम भी हो जाता है, निकेतन हो जाता है, भवन हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा का राकेश, सोम, निशानाथ, रजनीश। जली का क्या होता है? तो वरी, नीर, अंबु, पय, सलील, पानी। तालाब के क्या होता है? तो सरोवर, ताल, जलाशय, षड़, तराग, सारंग। दिन का देखिए, दिवस, वासर, दिवा, याम, वार। देवता का देखिए क्या क्या हो जाता है? तो देव, अमर, अमृत्य, शूर, वसु। नदी का देखिए, नदी का सरिता, तरंगिणी, निर्झरी। पवन का देखिए, वायु, समीर, हवा, अनिल। पर्वत का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो शैल, गिरी, भूधर, अचल। तो ये पर्वत के इतने सारे टाइप्स हो जाते हैं, पहाड़, शैल, गिरी, मधुर, अचल। पक्षी के देखिए, खग, नभचर, पखेरु, विहंग। तो विहंग यहाँ पे महत्वपूर्ण है। पुष्प के देखिए, फूल, मंजरी, कुसुम, सुमन, प्रसून। तो प्रसून आई होप कि आपने सुना होगा। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो भूमि, धारा, वसुंधरा, भू, अवनी, वसुधा। बादल का क्या क्या हो जाता है? तो जलधर, मेघ, पयोध, घन, वारिद, वरिधर। बिजली का क्या होता है? तो विद्युत, तड़ित, चल्पा, चंचला, दामिनी, छड़दा। मृग का देखिए, हिरण, सारंग, कुरंग, मृडक, कार्यशर। महादेव का शिव, शंकर, नीलकंठ, गिरजापति।
मोर का देखिए मयूर, नीलकंठ, शिखा, सारंग, केकी। राजा का क्या क्या हो जाता है तो नृप, नरेश, अवनीपति, अवनीश, नरेंद्र, भूप। रात्रि का क्या क्या हो जाता है तो रात्रि का रात, निशा, रजनी, रैन, यामिनी हो जाता है। ठीक है। वृक्ष का उसी प्रकार देख लीजिए, वृक्ष का तो होता है पेड़, तरु, पादप, ऋटप, दम। ये जितने भी महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो कुछ शब्द के युग में जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसका हम विलोम या विपरीतार्थक, जैसे प्रकाश का अच्छा बुरा, अंधकार का प्रकाश हो जाता है, अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा, अमृत का विष। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अस्त का उदय, आकाश का पाताल, आरंभ का अंत, घर का बाहर, जड़ का चेतन, चंचल शांत, जन्म का मरण, तीव्र मंद, देव का दानव, धनी का दरिद्र, निर्बल का सबल, पाप का पुण्य, स्वर्ग का नरक, अस्तिक, नास्तिक, नैतिक, अनैतिक, पवित्र, अपवित्र, उचित, अनुचित, जय, पराजय। तो वेरी सिंपल है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि कुछ समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची है, अज्ञा यानी आप कह सकते हो कि जिसे कुछ यानी आप कह सकते हो एक शब्द में, जिस तरीके से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है उसी प्रकार से हिंदी में भी है कि कुछ समानार्थक शब्द बताइए। अज्ञा का जिसे कुछ भी ज्ञान हो उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञ। अनभिज्ञ यानी जिसे किसी बात की जानकारी न हो तो अनभिज्ञ बोलते हैं। सामाजिक कानूनों का उल्लंघन करने वाला अपराध, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने वाला पाप, जिस वस्तु की कीमत का अंदाजा न लगाया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, तो अमूल्य। बहुत ज्यादा कीमती चीज को हम क्या बोलते हैं, तो बहुमूल्य। ठीक है। तो ये सिंपल है, आप इसको आसानी के साथ कर सकेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां का क्या अर्थ है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुहावरे और लोकोक्तियां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स मुहावरे शब्द का अर्थ जो मुंह चढ़ी बातें हैं, यानी कोई भी वाक्यांश जिसका शब्दार्थ न लेकर अर्थ लिया जाता है, यानी उस शब्द को न लेकर उसके अर्थ को समझा जाता है, उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है। मुहावरा जो होता है सरलता, सरलता एवं स्वाभाविकता लाते हैं। लोकोक्तियां क्या होता है तो लोक प्लस उक्ति यानी जनता में प्रचलित उक्तियां जो भी होती है वही लोकोक्तियां होती हैं। मुहावरे एवं उनका प्रयोग जैसे अंगूठा दिखाना, इसी में से अगर आप इतना जान लेते हो मुहावरा तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंगूठा दिखाना यानी मना करना, निराश करना। प्रयोग यानी जब मैं श्याम से अपने दिए हुए रुपए मांगने लगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखाया। तो अंगूठा दिखाना मतलब मना करना या निराश होना। देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा। ठीक है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंखें चुराना, छिपना, सामने आना, आकाश में तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को पूरा करना, आकाश पाताल करना यानी अत्यंत कठिन कार्य करना, आंखों का तारा होना यानी बहुत ज्यादा अत्यंत प्रिय, खून की नदी बहाना, भयंकर युद्ध होना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, छक्के छुड़ाना यानी परास्त होना। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप इसको देख लीजिएगा एक बारी। क्लियर। देखिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और वही आपका है, अभी बहुत सिंपल दिए गए हैं मुहावरा और आप उसको आसानी के साथ कर सकते हो। देखिए मौन वाचन के कोई दो उद्देश्य बताइए, तो आप अभी हमने डिस्कस किया। उपसर्ग क्या होता है जो शुरू में जुड़ता है उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। विशेषण क्या होता है तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मौलिक लेखन क्या होता है तो फ्रेंड्स मौलिक लेखन का डिफिनीशन क्या होता है, लेखन के दो पक्ष होते हैं, एक तो बाह्य पक्ष होता है, एक यांत्रिक पक्ष जिसमें वर्ण वर्तनी विराम चिन्ह का वाक्य गठन होता है। दूसरा आंतरिक पक्ष क्या होता है तो जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। ठीक है। यानी जो मौलिक अभिव्यक्ति होता है इसे हम कह सकते हैं आंतरिक पक्ष जो होता है। ठीक है। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो सके। पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वेरी सिंपल। सस्वर और मौन वाचन क्या है इसके बारे में भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स पुरुषवाचक जो हो जाता है जो एक वचन तथा बहुवचन में अंतर करे, जैसे हम, तू, आप, मुझे, हमको। ठीक है। तो पुरुषवाचक जो कि
अंतर करता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर है? क्रिया विशेषण, तो जब किसी क्रिया की विशेषता बताया जाता है यानी वो बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज दौड़ने की बात कही जा रही है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो ये भी इजी है। वाक्य किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्द के समूह मिलते हैं तो वाक्य कहते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे समास किसे कहते हैं? तो अभी हमने जाना समास की परिभाषा, बहुप्रिय समास क्या होता है ये भी हमने जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या है इसके बारे में भी हमने जाना। गद्य और पद्य में क्या अंतर है इसके बारे में भी हमने नॉलेज लिया। क्रिया विशेषण क्या होता है ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स संबंधवाचक जो होता है जिसका काम ऊंचा उसका नाम ऊंचा, वो जागता वो पाता जो सोता, यानी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उन्हें, यानी अब जैसे देख सकते हो वैसा जो, ठीक है, तो ये क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि बहुप्रिय समास, जो कि अभी हमने जाना, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय तो अभी हमने खुद एक बार डिस्कस किया था, आई होप कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में इस तरीके से अंतर बता रहा है। और देखिए यहाँ से अति लघु स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाए। देखिए कहानी का महत्व क्या होता है? तो कहानी का महत्व अभी हमने जाना कि एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना होता है। बालकों को कहानी क्यों पसंद आता है? तो फ्रेंड्स बालकों की कहानी जो होती है वो एक उनके जीवन के चरित्र से जुड़ा होता है, या उनका जो भी डेली लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है उसका ही लाइव प्रसारण या चित्रण होता है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होता है? तो फ्रेंड्स कहानीकार का कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना होता है, ठीक है। यानी कौतूहल मतलब क्या होता है कि उसके प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेरित होना, उत्साहित होना, उसके बारे में जानने के लिए एकदम ऐसे तत्पर रहना, ठीक है, तो उसी को हम कौतूहल कहते हैं। कहानी का महत्व क्या होता है? लोक कथा से क्या लाभ होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को हमने बताया था कि जो किसी साधारण घर या राजघराने में किसी अच्छे साहसिक व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहानी सुनाई जाती है तो उससे लोग प्रेरित होते हैं, तो ये बेनिफिट है। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स मौखिक शिक्षण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। शब्द किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे शब्द अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का यूज करना पड़ता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिससे शिक्षण और विद्यार्थी दोनों क्या रहे? एक्टिव रहे। विद्यार्थी की गतिविधि तथा मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा सकता है। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना गद्य में छंद रहता पद्य में छंद रहता है लेकिन गद्य में छंद नहीं रहता है। गद्य का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते उसे ही हम गद्य कहते हैं। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स शब्द ज्ञान का कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, शुक्तियों इत्यादि का ज्ञान। द्रुत पाठ क्या होता है? मतलब शीघ्रता से पढ़ना। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भाव को हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रमन बिहारी ने क्या बोला कि जो मानो अपने हृदय को भाव जो भी होता है प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का साधन प्रयोग करता है उसे ही मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं? तो फ्रेंड्स भौतिक अभिव्यक्ति यानी विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, ये इसके साधन हो जाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति लेखक, पत्र लेखन, ये सभी आ जाता है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह जो होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि आप इसको बहुत ही अधिक टाइम तक या किसी दूसरे व्यक्ति से भी पढ़वा सकते हो। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जो कभी नाश ना हो। वर्ड किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड जो होता है 2 वर्गों में स्वर और व्यंजन। शब्द की व्याख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित किए जाने वाली ध्वनियों को ही शब्द कहते हैं। शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक तो ध्वन्यात्मक होता है, एक वर्णात्मक होता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जो कि अभी हमने डिस्कस किया
सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण बताइए। क्योंकि अभी हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया तो आई होप कि आपको याद होगा। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, तो जो किसी शब्द में लास्ट में जुड़ता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे समास के जो यहाँ पे बोला गया है, अब आपने कई सारे बुक देखे होंगे तो डिफरेंट फिलहाल आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा जो कि आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है लेकिन आपके सिलेबस में 4 प्रकार ही है, तो इसलिए आप 4 प्रकार को याद कीजिएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। संज्ञा तथा भेद हमने कई बार डिस्कस किया। सर्वनाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है। सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है, सर्वनाम के प्रकार है। देखिए अगला आपका प्रश्न है, क्रिया के भेद बताइए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है क्रिया के जो भेद होता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया हो जाता है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो फ्रेंड्स प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, ज्ञान नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो फ्रेंड्स विशेषण हमने जाना था 4 प्रकार के होते हैं। गुण विशेषण, परिमाण विशेषण, संकेत विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो ये 4 नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कहा होगा यानी संदेह वाक्य है। उनमें में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत शब्द उपसर्ग का यानी शुरुआत में हुआ है। जिसके हाथ में चक्र हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जिसके हाथ में चक्र हो यानी यह क्या है, एक बहुब्रीहि समास है, यानी किसी तीसरे पर्सन की बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स यानी यह किस के लिए एक शब्द क्या होगा, तो फ्रेंड्स चक्रपाणी या चक्रधारी या चक्रधर। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, अगर पूछा जाए कि यह कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति होने के लिए एक शब्द उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति उत्पन्न मति। वीर रस की अस्थाई भाव लिखिए। तो फ्रेंड्स वीर रस की अस्थाई भाव जो होता है वो रस होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो फ्रेंड्स वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है उत्साह होता है। कंधी का तस्तम शब्द क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंधी का तस्तम जो शब्द होता है कंकतिया या कड़कती होता है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या होता है, तो फ्रेंड्स वाक्य के लिए एक शब्द जो होता है वो आध्यात्मिका होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, कर्मधारय या बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि तो होगा नहीं, तत्पुरुष जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्पुरुष ही समास होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे तीनों ही दे देता है तो आप तत्पुरुष यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे संबंध कारक होगा। वह अपना सिर खुजलाता है, क्या इसमें सकर्मक है या अकर्मक है, तो जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सकर्मक है, काम हो रहा है। अच्छा कहीं कुटिल भई उठी दाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बढ़ी, के मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप सभी के सिलेबस में अलंकार नहीं है लेकिन फिर भी एक पूछ दिया है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो फ्रेंड्स भाववाच्य है। कला सागर में कौन सी संज्ञा है, तो फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौराहा में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स द्विगु समास है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो फ्रेंड्स सम है। सुष्टिस का तद्भव होगा तो फ्रेंड सेठ होगा, ठीक है।
अगला देखिए प्रश्न है कि ईसा ने प्रथम पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्तमान काल है, सॉरी, ईसा ने पत्र पढ़ा यानी ईसा ने पत्र पढ़ा यानी क्या है? भूतकाल है। ठीक है, लंग लकार है। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण की बात कही जा रही है? तो विशेष विशेषी की बात कही जा रही है। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, तो फ्रेंड्स व्याख्यान। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए, तो फ्रेंड्स सर्वनाम मैं, हम, तू। प्र का प्रचार, प्रसार, प्रधान, ये सभी क्या होते हैं? उपसर्ग से। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जो लास्ट में जोड़ते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत, दूसरा होता है तदित। क्लियर? देखिए काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है? तो अध्यापक के द्वारा बोले गए जो भी बात को जो बालक उन्हीं के बातों को दोहराता है, तो अनुकरण। मौन वाचन के 2 उद्देश्य, तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो फ्रेंड जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक जो होता है वो 3 टाइप का होता है। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष आप कह सकते हो कि जिसके विषय में बोला जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तम पुरुष में मैं, हम यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन की बात कही जाती है यानी तू, तुम, आप, और किसी तीसरे पर्सन की जब बात कही जाती है तो हम उसे अन्य पर्सन कहते हैं। तो आई होप कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी अपने बारे में जब बोला जाता है तो उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष जैसे किसी दूसरे के लिए बोला जाता है यानी दूसरे पर्सन के लिए बोला जाता है सेकंड पर्सन के लिए, और किसी थर्ड पर्सन के लिए बोला जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम, अध्यक्ष। ठीक है, अधिवेशन। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, गरम, गरमाना, रोना, रुलाना। विदुषी या तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स विदुषी या तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द जो होगा वो होगा विद्वान या तपस्वी। अशुद्धि शोधन में शब्दों का, वाक्यों का कुछ उच्चारण दीजिए। तो फ्रेंड्स शब्दों में अशुद्धियों शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी न होने के कारण या उच्चारण गलत करने की वजह से शब्दों की अशुद्धियां होती हैं। फ्रेंड देखिए अशुद्ध वाक्य कौन कौन से, इस तरीके से यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध के बारे में दिया है। क्लियर? तो इतना हार्ड नहीं है, आप उसको आसानी के साथ कर सकेंगे, इतने सारे वर्ड दिए हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के शब्द रूप लिखिए। जैसे प्रिया जो है प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे लिखा गया है कि प्रिवा। ठीक है, तो प्रिवा यहाँ पे नहीं होगा, प्रिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान, तो यहाँ पे बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमान होगा। यहाँ पे लिखा है श्रीमती, तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा श्रीमती। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्सव किस तरीके से लिखा है, बल्कि उत्सव इस तरीके से लिखा जाता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण या उसके कार्य के होने से भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाववाचक कहते हैं। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा। ठीक है, बहुत हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा कि अभी अगर हम जोड़ देते हैं तो अभिज्ञान, अभिशाप, अभिलाषा। सम अगर हम जोड़ते हैं तो सम्मुख, सम्मेलन। ठीक है, सम्मान। प्रकृति तथा सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सुमित्रानंद जो पंत जी हैं उन्हें सुकुमार कहा जाता है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमने गोदान जाना था उसी प्रकार से यहाँ पे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद जी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंच परमेश्वर के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना,
ठीक है। उसके बाद देखिए प्रासंगिक शब्द किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स प्रासंगिक जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। 6 संयुक्त वर्ड किन 2 वर्डों से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क हलंत प्लस स से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स ये पूरा हमने लघु, उत्तरीय और अति लघु पूरा डिस्कस कर लिया। और फ्रेंड्स इससे अगर एक भी क्वेश्चन आए तो फिर आप कल आकर हमसे बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है, जो भी पर्यायवाची है, जो भी मुहावरा है, ठीक है, अगर वस्तुनिष्ठ के प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने कई बार डिस्कस किया है और आई होप कि आपने क्लासेस प्रोवाइड किए हैं तो आप आसानी के साथ कर सकेंगे। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, वर्ड अक्षर से पूछता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप एक लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो अपनी प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई क्लासेस में। इंग्लिश की क्लासेस हम जल्द से जल्द आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।